आज के वीडियो में अपन कक्षा 12th राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, इसको बिना स्किप आपको कंप्लीट देखना है। और हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, मैं बलवीर रावत हर्ष क्लासेस मदारपुरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में कक्षा 12th का पहली बार फॉर्म भरा है या आपके सप्लीमेंट्री आ रखी है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपके पुराने जो पेपर है उससे क्वेश्चन उठाए गए हैं। इसके अलावा जो आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करना है। दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर निर्गुण भक्ति काव्य के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं या पूरी आने की पूरी संभावना है वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इसके अलावा बड़े क्वेश्चन के भी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको कमेंट करके बताना है कि अदर कौन से सब्जेक्ट के वीडियो लेके आना है। कक्षा 10th के भी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो जाएंगे। 10th और 12th दोनों के लिए अपलोड होना शुरू हो जाएंगे अब धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट के। ठीक है दोस्तों, तो आज जो फर्स्ट चैप्टर है निर्गुण भक्ति काव्य, इसके बारे में अपन डिटेल से जान लेते हैं। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट है बिल्कुल क्लियर करा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कक्षा 12th के जो राजनीतिक विज्ञान है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनके भी वीडियो अपलोड हो रखे हैं और इसके अलावा अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो अपलोड हो रखे हैं। तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए अगर आपके राजनीतिक विज्ञान या इतिहास का सब्जेक्ट है तो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो भी लाइनें बनाई गई है उसमें से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं साथ के साथ बताता जाऊँगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो इस तरह से बन सकता है कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन तो इस तरह से बन सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 भागों में बांटा गया है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि जो 4 भाग है उनके नाम पूछ सकते हैं। तो इनके नाम क्या क्या है, आदिकाल है, भक्ति काल है और रीतिकाल है और आधुनिक काल है। ठीक है, कौन कौन से, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत ज्ञान पर जो बल देने वाले कवि थे उनको ज्ञानश्री शाखा में रखा गया है। कौन सी शाखा में रखा गया है, ज्ञानश्री। यानी देखिए जो शाखा है उसका नाम है ज्ञानश्री। तो इससे आपको पूरा अर्थ पता चल जाएगा कि ज्ञानश्री का मतलब ज्ञान देने वाले, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ज्ञान पर जिन्होंने बल दिया उनको ज्ञानश्री शाखा में रखा गया है। तो इसमें सबसे प्रमुख जो कवि था वो है कबीर। कौन प्रमुख कवि कौन थे, कबीर थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेम को बल देने वाले जो कवि थे उनको प्रेमाश्री शाखा में रखा गया। कौन सी शाखा में रखा गया, प्रेमाश्री शाखा में। और उनमें प्रमुख कवि कौन थे, तो झायसी प्रमुख कवि थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों से जो प्रश्न उठ सकते हैं वो इस तरह से उठ सकते हैं कि ज्ञानश्री शाखा किसे कहते हैं, जिन्होंने ज्ञान पर बल दिया था वो ज्ञानश्री शाखा में आता है। और इसका प्रमुख कवि कौन थे, तो उसका नाम पूछ सकते हैं, तो कबीर थे। और प्रेम को बल देने वाला है प्रेमाश्री और इसके प्रमुख कवि कौन थे, झायसी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पद्मावत कवि ने फारसी की कौन सी शैली का प्रयोग किया था। तो इसका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद्मावत कौन सी शैली का प्रयोग करा था, तो मसनवी शैली का प्रयोग करा था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कबीर किस काल के कवि थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कबीर किस काल के कवि थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल के कवि थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कबीर की भाषा को क्या नाम दिया गया। तो कबीर की भाषा को क्या नाम दिया गया है, उसका नाम
क्या है, सद्दू कड़ी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप क्या होते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो तो आसानी से कर पाते हो, क्योंकि बड़े क्वेश्चन जो होते हैं आप अगर एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया तो उसमें से बड़े क्वेश्चन आसानी से आप कहीं से भी तोड़ मरोड़ के आप बिल्कुल आंसर लिख देते हो। लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है, छोटे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो एक एक लाइन में से बिल्कुल डीपली पढ़ा जाता है, तभी आप छोटे क्वेश्चन के आंसर दे सकेंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसलिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है, बिना स्किप देखना है। आप अगर पूरे में से पूरे मार्क्स लाना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहिए, हर एक वीडियो देखिए और वीडियो को बिना स्किप देखना है, तभी आपको सारी जानकारी हो सकेगी और आपको बिल्कुल 100% के साथ कहता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कबीर के दोहों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, साखी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कबीर किसके शिष्य थे। तो कबीर किसके शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है आपके राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में। तो दोस्तों मैं ये क्वेश्चन भी लेके पुराने जो क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं वो भी मैं लेके आया हूँ साथ के साथ। इसलिए दोस्तों आपको बारीकी से जो भी इस पहला चैप्टर है उसमें बारीकी से मैं लेके आया हूँ, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कबीर की बानियों का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। तो बानियों का जो संग्रह है वो बीजक नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक बता देता हूँ याद करने की, बानियों का संग्रह, तो यहाँ पर बानिया यानी इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या नाम आ जाएगा, बीजक। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कबीर की पंक्तियों में गुरु को ज्ञान का स्रोत। अब देखिए जो कबीर है उनकी पंक्तियों में अपने को क्या देखने को ज़्यादा मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, तो उसमें देखिए आपने अगर ये चैप्टर आपने डिटेल से पढ़ा है तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों के साथ आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, आपकी जो बुक्स है उसको उठाना है और इस फर्स्ट चैप्टर को बिल्कुल डिटेल से पढ़ लेना है। ठीक है, डिटेल से पढ़ लोगे और उसके बाद ये जो वीडियो देख लोगे तो आपको 100% कोई भी नहीं रोक सकता है कि पूरे में से पूरे मार्क्स लाने से। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल मैं आपकी मेहनत के लिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो तो मैं लेके आया हूँ, बड़े क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा, लेकिन आपको एक थोड़ी सी मेहनत और करनी है एक्स्ट्रा। आपको बुक में से एक बार चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरह से रीड कर लेना है, बिल्कुल रीड कर लेना है। नॉर्मली आप अगर रीड भी कर लोगे तो भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो कबीर की पंक्तियों में गुरु को ज्ञान का स्रोत और ईश्वर के समान माना है। तो कबीर की पंक्तियों में गुरु पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है और गुरु को ही ज्ञान का स्रोत बताया गया है। और किसके समान माना है, गुरु को ईश्वर के समान माना गया है। गुरु ईश्वर के समान श्रेष्ठ है, यह माना गया है। अब दूसरा दोस्तों मलिक मोहम्मद झायसी के बारे में अपन कुछ जो पॉइंट है वो डिटेल से जान लेते हैं। अब देखिए मलिक मोहम्मद झायसी ने जो अपने काव्य लिखे थे वो किसके ऊपर लिखे थे, चित्तौड़ के राजा रतन सेन। कौन, चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सियालदीप की राजकुमारी पद्मावती के ऊपर इन्होंने प्रेम कथा के ऊपर अपना काव्य लिखा था। तो दोस्तों आपने अगर जैसे कि मूवी देखी होगी, पद्मावत मूवी देखी होगी, तो उसमें आपको अगर वो मूवी नहीं देखी है तो एक बार अगर देख भी लोगे तो ये वाली जो आपकी मलिक मोहम्मद झायसी वाले जो काव्य है उसका कुछ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो झायसी ने चित्तौड़ के जो राजा है रतन सेन उसके और सिंहल द्वीप की जो राजकुमारी है पद्मावती की जो प्रेम कथा है उसके आधार बनाकर पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा था। कौन सा काव्य लिखा था, पद्मावत। तो इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा था, यानी रचना किसने करी थी, तो यह आ जाता है मलिक मोहम्मद झायसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर लेते हैं राजा रतन सेन ने देवताओं की स्तुति किसकी प्राप्ति के लिए की थी, तो वो आ जाएगा पद्मावती की प्राप्ति के लिए की थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है पद्मावत काव्यांश में सर्वाधिक महत्व दिया गया है। किसको महत्व दिया गया है, प्रेम को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट है पद्मावत महाकाव्य की भाषा
तो इसकी जो भाषा थी वो अवधी भाषा थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है पद्मावत के ऊपर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी किसके शिष्य थे। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो मलिक मोहम्मद जायसी किसके शिष्य थे, तो सूफी फकीर शेख मोइनुद्दीन के ये क्या शिष्य थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जायसी की प्रमुख कृतियाँ और भी है, जिनका पद्मावत के अलावा और भी है, आर्यभट्ट और आखिरी कलाम इनकी प्रमुख कृतियाँ है। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न के ऊपर चलते हैं अपन। प्रश्न तो फर्स्ट प्रश्न है लोचन अनंत उगाड़िया अनंत दिखावनार। तो इससे कबीर का क्या आशय है यह आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोचन का जो अर्थ होता है वो आँख को बताया गया है। लोचन का क्या बताया गया, आँख को बताया गया। और अनंत का मतलब तो आप जानते ही हो, असीमित। ठीक है, असीमित। तो यहाँ पर देखिए सामान्य रूप में हमारी आँख एक सीमा के बाद देख नहीं पाती है, ले जाते हैं गुरु के शरण में चले जाते हैं या उनका ज्ञान ले लेते हैं, तो अपनी जो दृष्टि होती है वो व्यापक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, हमें सही मार्ग चल पड़ते हैं और हमें जो मार्ग है वो बिल्कुल सही मार्ग पर चलने लगते हैं, यानी गुरु अपने को क्या देते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए गुरु के उपकार असीमित है। ठीक है, जो हमारे जीवन को संतुलित और व्यवस्थित बनाते हैं, जो हमारे जीवन को क्या बनाते हैं, संतुलित बनाते हैं और व्यवस्थित बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, इसमें लाली और लाल से क्या तात्पर्य है। कबीर ने लाल शब्द का प्रयोग निर्गुण निराकार ईश्वर के लिए किया था। कबीर ने जो लाल शब्द का जो प्रयोग है वो निर्गुण निराकार ईश्वर के लिए किया था, और लाली शब्द का जो प्रयोग है वो उसकी सत्ता या उसके होने के प्रकाश के रूप में किया था, यानी उसकी सत्ता या उसके होने के प्रकाश के रूप में किया था। ठीक है दोस्तों, कबीर ने निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की सत्ता में अपने को विलीन कर दिया था, ये इसका तात्पर्य है। तो दोस्तों, ये फर्स्ट चैप्टर के जितने भी छोटे क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैंने इस पीडीएफ में लेके आया हूँ। ऐसे ही दोस्तों आगे नेक्स्ट चैप्टर के इसके अलावा बड़े जो क्वेश्चन हैं उनके लास्ट में आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल पे बना रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।